वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ा दिलखराश था जब हम एक छोटे से बच्चे और ख़ास तौर पे एक ऐसा बच्चा जो नेशंस फेवरेट है उसके बारे में हमें ये पता चले कि ये चाइल्ड स्टार हमसे सिर्फ इसलिए जुदा हुआ कि देयर इज़ अ फिनोमेना कॉल्ड वॉमिटिंग एस्पिरेशन जो उसको हुई। और बहुत सारे लोगों के लिए इतना अचानक था कि आपके लिए इस पर यकीन लाना बहुत मुश्किल है। बट दिस इज़ अ मेजर अलार्मिंग इशू। ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान के तनासब में देखें, जहाँ जहाँ तक ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, हमारे यहाँ बहुत कम उम्री की शादियाँ होती हैं और अक्सर जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो वालदा है, उसको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की और बताने की ज़रूरत होती है। माँ का एक बड़ा फितरी अमल है कि बच्चे की अगर तबीयत ख़राब होगी तो वो परेशान हो जाएगी, लेकिन उस परेशानी के आलम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हवास बाख्ता ना हो, आप बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत है, उसको फुलफ़िल कर पाए ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को अवॉइड किया जा सके। बच्चों को खांसी, नज़ला होना, वो रोते रोते सांस रोक लेना, यकायक वॉमिट होना, सांस ना लेना या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स के बच्चे का बेदरेग रोना, ये तमाम वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान भी होती हैं और आपके लिए ये सिम्टम्स को रीड करना मुश्किल भी होता है। आज बड़े अरसे के बाद माई वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर उज़मा हमीद इज़ विद अस। उनसे जानेंगे कि एक छोटा बच्चा, ख़ासतौर पे जब इन्फेंट है, जब उसको अचानक से फ्लेम हो जाए, खांसी आए, वॉमिट हो रही हो, तो हमें करना क्या चाहिए। थैंक यू सो मच उज़मा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। ये रोज़मर्रा की बात है, लेकिन ये बिकॉज आई हैड अ हाउस फुल राइट नाउ जिसमें 2-3 डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के बच्चे मेरे इर्द गिर्द थे। दिस इज़ सच अ रियल प्रॉब्लम और बच्चों को तो आए दिन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ये फ्लेम यानी होना बड़ा नेचुरल है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा सिद्रा, हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले लोगों को पता होना चाहिए कि ये वॉमिट एस्पिरेशन है क्या। अच्छा, ये देखिए, ये एक तरह का फेफड़ों का इन्फेक्शन है, क्योंकि फेफड़ों का काम होता है कि हम हवा उसके अंदर होती है जिसमें हम गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर फेफड़े में चली गई वो एस्पिरेशन निमोनिया करा देगी। अच्छा, ये माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। सीवियर में जैसे आपने डिस्कस किया वो बच्चे का जो कि बहुत ही उसमें जान उसकी चली गई इस बच्चे की। अच्छा, इसमें सिद्रा, इसमें ये है कि अगर थोड़ी सी अवेयरनेस हमें हो ना, तो हम इस एक्सीडेंट्स किसी भी के साथ भी कभी भी किसी वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन हमें आगाही चीज़ों की है कि हमें उसको रिस्पॉन्स कैसे देना है। मुझे ये बताएं कि सबसे बेसिक जो चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि फेफड़ों में किसी भी और चीज़ का चले जाना, तो क्या एक छोटे बच्चे का, जैसे हम कहते हैं, जो खुराक की नाली है, जो सांस लेने की नाली है, क्या वो मिली भी होती है? होता कैसे है? अच्छा देखें, जो सांस की नाली है वो आगे है और पीछे खुराक की नाली होती है, और इन दोनों के बीच में ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है ताकि खाना सिर्फ और सिर्फ स्टमक में जाए, खुराक की नाली से होता हुआ स्टमक के अंदर जाए। जैसे अब एक बड़ी, मैं छोटी छोटी बातें देख रही थी सिद्रा, कि हमें कहा गया है कि खाना चबा के और खामोशी से खाएं। इसके पीछे एक वजह है कि जब हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं या हम बात करते हुए खाना खाते हैं, तो एक होता है ठसका लगा, वो एक्चुअली वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि आपका वहाँ जा रहा था, वो एक कॉफ आई, खांसी आई, जिससे आपने उसको निकालने की कोशिश की। तो हमेशा खाना चबा के आहिस्ता आहिस्ता आप खाएं। अगर जिन लोगों का सॉलोइंग मैकेनिज्म, निगलने का जो एक अमल है, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो उन लोगों के अंदर भी ये एस्पिरेशन निमोनिया का बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आपने पूछा था कि अगर किसी को ये हो जाए तो हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सबसे पहले देखें, अगर लगता है किसी को वॉमिटिंग हो रही, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन जो है वो करवट दिलवा दें। आप उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ करवट से कर लें, हमेशा सीधा ना रखें, क्योंकि सीधा जाने में क्या होता है कि दोनों, जैसे मैंने आपको बताया, आगे पीछे सांस की नाली और खुराक की नाली है, तो फ़ौरन से वो पीछे जाने का डर होता है। जब आप उसको थोड़ा सा लीन पोजीशन में या करवट की तरफ कर देंगे तो क्या होगा, वो ख़तरा टल जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे कि अब इस बच्चे के केस में हुआ होगा कि उसको वॉमिट हुई होगी, इसकी माँ को इतना पता नहीं होगा कि क्या करना है। अब या बच्चे को सोते में हुई है, एकदम से उसने किया है, वो पीछे की तरफ चला गया, अगर उसी तब हो रहा, बच्चे को उल्टी हो रही होती है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ करवट दिला देनी है। और ये ख़ास तौर पे वैलिड है इन्फेंट्स के लिए या छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस, यानी जाहिर सी बात है, द चाइल्ड इज़ गैगिंग और द चाइल्ड इज़ वॉमिटिंग, ये आपने देखना है कि आप उसको उठाएं। या तो जैसे अक्सर मैंने देखा है, जो एक देसी हमारा तरीका होता है कि बच्चे का पेट के बल अपने ही लैप में आपने लिटा दिया और ताकि वो वॉमिट करता रहे, उसमें भी वही चीज़ हो रही है। लेकिन बेहतरीन तरीका ये कि उल्टे हाथ की तरफ करवट दिलवा दे। और उल्टे हाथ भी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टमक मेरे ख्याल में उल्टे हाथ की तरफ होता है। अच्छा, दूसरा, अपने बच्चों में नहीं, बड़ों में भी हो सकता है, स्पेशली जिनके अंदर कोई ब्रेन इशू हो, जैसे कि
पार्किंसोनिज्म है या स्ट्रोक पेशेंट है, उनके भी रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे होते और ना, एल्डरली लोग भी, और एल्डरली लोग हो गए, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, उनको भी आप देखें कि जो है वॉमिट हो जाती है, तो उनको सबसे पहले या तो करवट दिलवा दें या उनको आप बिल्कुल सीधे तो ऊपर की तरफ लेके आ जाएं, 30-45 डिग्री का एंगल बना लें ताकि स्ट्रेट ना हो। जितना ज़्यादा पीछे इंसान सीधे की तरफ होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई भी मटीरियल लंग के अंदर जाएगा और एस्पिरेशन निमोनिया कॉज कर सकता है। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी चल रहा है, छोटे बच्चे तो स्टीम नहीं ले पाते, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? कई लोगों ने कहा कि बाम वगैरह लगाना उनके ऊपर सही नहीं है। देखिए सिद्रा, इसमें स्टीम का ये है कि आप एक तो अब तो स्टीमर भी बहुत मॉडिफाइड आ गए, पहले तो एक बड़े बड़े स्टीमर होते थे, आप उससे स्टीम ले रहे हो, नेबुलाइज कर रहे हो, अब तो बहुत छोटा सा स्लीक वाला आ गया है कि आप उसको करवा सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के पास मशीन नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास मशीन नहीं होती, तो इसका एक बेहतरीन ये भी है कि माँ अपनी गोद में बिठाल के और बच्चे को जैसे खुद ही टॉवल के अंदर आपने लिया, और लेकिन उसमें 2-3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद आप दोबारा से निकाल लें, क्योंकि कंटिन्यूस देंगे तो वो भी सही नहीं है। थोड़ा 10 से 15 सेकंड दिया, फिर आपने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, फिर आपने दिया, तो वो बच्चा ये कि वो थोड़ा सा स्टीम अंदर जाएगी तो उसके जो लंग्स हैं, वो एल्विलाई होते हैं लंग्स के अंदर, वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, उसको सांस लेने में बेहतरी महसूस होगी। अच्छा, इज दिस ओवर कॉम्प्लिकेटिंग इट? लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप खुद से स्टीम भी ना दें बच्चे को। अक्सर ये कहा जाता है कि डॉक्टर का मुआयना कराएं, खांसी जिस तरह की बच्चे को आ रही है उसमें भी इकसाम मौजूद हैं, और डॉक्टर ये देखकर आपको बताता है कि क्या बच्चे को नेबुलाइजिंग की या स्टीम की ज़रूरत है, वरना ये डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। इसकी क्या वजह है? देखिए सिद्रा, हम खांसी को समझते ही ये एक बीमारी है। खांसी इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अल्लाह ताला ने बनाया है कि जब कोई भी फॉरेन चीज़, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पार्टिकल हमारे उसमें जाता है तो हमें खांसी आती है, तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती है। अगर हम लोग अमूमन गलती ये करते हैं, हम उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमने दवाइयाँ दे दी हैं, इस तरह करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। खांसी को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा है, जिससे थोड़ा सा इतना खांसी हो रही है कि आपका चेस्ट दर्द करने लग जाता है, या आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी आपका बलगम अंदर फंसा हुआ होता है, उसको निकालना होता है, तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि वो जो बलगम फंसा है वो बाहर निकालना है। और स्टीम का काम भी यही होता है कि उसको बेसिकली सॉफ्टन करके उसको बाहर निकालती है। क्योंकि बहुत सारी दवाइयों का जो इफेक्ट है, जैसे आप छोटे बच्चे को भी अगर एंटी एलर्जी लेते हैं, या आप खुद भी, हमारे यहाँ तो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक भी बड़ी कॉमन होती है, ये ड्राइनेस कॉज करती है और आपका वो बलगम खुश्क होकर जम जाता है। लेकिन उसमें ये भी बताएं कि छोटे बच्चों को जब बलगम होता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से कॉफिंग हो रही है, वो कॉफ करते करते ही उल्टी कर देते हैं, तो ये क्या होता है? वो कॉफ कॉज करती है? देखिए, कॉफ में क्या होता है कि जो बलगम फंसा, मैंने आपको बताया खांसी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो उसका बलगम फंस गया ना, अब बॉडी उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, जो बलगम फंसा है उसको बाहर निकाले, एक्सपेल करना है उसको, ठीक है। अब बच्चा हमें थोड़ा सा अवेयरनेस ये होना चाहिए, अगर बच्चा इस तरह का कर रहा है, खांसी हो रही है, या तो आप उसको आगे की तरफ कर दें या उल्टी हाथ की तरफ करवट दिलवा दें, ताकि वो निकलना भी ज़रूरी है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वो भी उसको ब्रीदिंग इशू हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करके निकालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही। एक बड़ा अहम सवाल, छोटे बच्चे हैं, बलगम भी है और अभी बहुत ज़्यादा सॉलिड डाइट की तरफ नहीं आए, खाने में क्या चीज़ें नहीं दे सकते? क्योंकि एक अमूमी तासुर ये है कि दूध ज़्यादा बलगम बनाएगा। ये तो थोड़ा सा मिथ है कि दूध जो है वो बलगम बनाएगा। देखिए, हर चीज़ की हम कहते हैं अगर मॉडरेशन में दे रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद है, ज़्यादती होगी तो वो फिर अगेन मसले करेगा। अच्छा, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से, तो हम दूध क्या उसको थोड़ा सा कोसा या नीम गर्म दें फिर बच्चे को? अच्छा, हाँ, थोड़ा नीम गर्म ये होता है कि ठंडा जो आप दूध देते हैं ना, वो थोड़ा सा जाके आपका वो टेम्परेचर वेरिएशन आती है, तो उससे बच्चों को कुछ ठंड लग गई है या उनकी खांसी ज़्यादा हो गई, तो ये क्या जाता है, रूम टेम्परेचर वाला नीम गर्म आप दें। अच्छा, डाइट की आपने बात की थी, देखें बच्चों को हमेशा जब हम खाना खिला रहे होते हैं, सीधा आजकल का रुझान है कि आपने मोबाइल हाथ में दे दिया, फोकस खाने पे नहीं है, कहाँ खाना जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं। वो एक गुलेरी बना के साइड पे बच्चा ना रखा हुआ होता है, उसको चबाना और छोटे छोटे चंक्स, छोटे छोटे टुकड़े काट के दें, या कुछ नहीं तो उसको प्यूरी बना दें, इस तरह दें कि आपने अकॉर्डिंग टू द एज उसके देना है। एक छोटा बच्चा है, देखिए 6 महीने तक तो कहा जाता है कि माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है बच्चों के लिए, आप ने पानी देना है ना कुछ देना है। फिर ग्रेजुअली उसकी आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें बिल्कुल आप लिक्विड से स्टार्ट करते करते बच्चा जब उसका यूज टू हो जाता है, फिर आप उसको लेके जाते हैं। हमारे पास ये होता है कि मैं थोड़ा सा इसमें कसूरवार सोशल मीडिया को भी दूंगी। एक माँ ने अपनी एक्सपीरियंस पूरा वो डाल दिया सोशल मीडिया पे, अब सारी माँ उस पर अमल करने लगती हैं। आप देखें कि छोटा बच्चा है,
आप उसके हाथ में, मैंने देखा था एक उस पड़ी के हाथ में सेब का टुकड़ा दे दिया, बच्चा वो सक कर, अब सेब का टुकड़ा अच्छा खासा बड़ा होता है सिद्रा। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि हम कुछ ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए हैं। बहुत सारे मैंने देखा है वो जो बच्चे जो हाइपर इंडिपेंडेंट मुझे लगते हैं, चाइना की कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो 3 साल का बच्चा खुद खड़े हो गया, अंडा भी तल रहा है और खाना पका रहा है, तो हम बड़े उससे इंस्पायर हो गए। हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों को हर चीज़ आना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन अपनी उम्र के मुताबिक। एग्जैक्टली, यानी पहले तो उस बच्चे का हक है कि ही शुड बी गिवन द केयर, और आप प्राइमरी केयर गिवर हैं, और ये चीज़ें तभी आपकी मालूमात में होनी चाहिए। इसमें हमारे यहाँ डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस, वंडरफुल डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिशनर्स लाइक उस्मा हमें गाइड करते रहते हैं। ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एक छोटा सा आखिरी सवाल वेरी क्विकली, चोकिंग अगर हो रही हो, अगर खाना या कोई भी जैसे खिलौना वगैरह बच्चे ने निगल लिया, वो चोक कर रहा है, उस वक्त क्या करना चाहिए? सिद्रा, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, चॉकिंग में होता है कि आपकी सांस की नाली में कोई चीज़ फंस गई है। अब चॉकिंग दो तरीके की होती है, पार्शल यानी कि उसने हल्का सा ब्लॉक किया है, और कंप्लीट। चॉकिंग जब पार्शल होगी यानी कि हल्का सा रास्ता ब्लॉक हुआ है तो बच्चा खांसी करेगा। तो आपने ये करना है कि आपने छोटा अगर बच्चा 1 साल से बच्चा, उसको आपने उल्टा लेटालना है और थोड़ा सा टिल्टेड नीचे की तरफ हो, और अपनी हथेली से उसको डिसलॉज करना है, यूँ मारना है पीछे हमारी जो शोल्डर बोन होती है उसके बीच में आपने इस तरह मारना है कि यूँ करके आपका हाथ जाए ऊपर की तरफ जाए ताकि डिसलॉज हो। इसी तरह अगर किसी बड़े को चॉकिंग होती है तो और आपने पीछे से उसको ग्रैब करना है पसलियों के नीचे से, और यूँ मुट्ठी बना के ऊपर और बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से करके पुश करना है अंदर और बाहर की तरफ, ताकि जो भी चीज़ें वो बाहर आए। इसको रिपीट करना है, ठीक है? तो ये होता है। ये पार्शियल ब्लॉकिंग में अगर फुली ब्लॉक्ड है तो? फुली ब्लॉक्ड है तो देखिए उसमें ये होगा सिद्रा, जो बंदा है वो या बच्चा है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा। आपने सबसे पहले पल्स को चेक करना है और ब्रीथ को चेक करना है। अगर खुदा ना खासा पल्स या ब्रीथ नहीं है तो फिर आपने CPR की तरफ जाना है। ओके, इमरजेंसी कॉल करनी है, आपने एम्बुलेंस कॉल की, ताकि आप जब तक कि आपके पास इमरजेंसी जो आपके पास एम्बुलेंस आ रही है। CPR बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्रा, ये हम सबको सीखना चाहिए, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। आपने 2 तरीके का CPR होता है, एक तो ये है कि हम ओनली हैंड वाला करते हैं, और एक ये होता है कि हमने हैंड के साथ कंप्रेशन दी और फिर माउथ टू माउथ करते हैं। माउथ टू माउथ हम नहीं कर पाते, बहुत दफ़ा हमें ऐसे इनकाउंटर हो जाते हैं कि स्ट्रेंजर्स हैं, हम वहाँ पे ये नहीं कर पाते। तो आप सिर्फ कंप्रेशन देनी है, आपने सीने की जो हड्डी होती है उसके सेंटर में हाथ रखना है, अपनी हथेली पे आपने इस तरह करके और कंप्रेशन देनी, इतनी कंप्रेशन कि 5 से 6 इंच तक आपका अंदर जाए और दोबारा से वापस आए। ठीक है, 30 कंप्रेशन देके थोड़ा रेस्ट लेना है, फिर आपने कंप्रेशन देनी है, करते रहना है जब तक आप तक हेल्प ना पहुंचे। और ये आप किसी की कीमती जान बचा सकते हैं इस बड़ी कीमती मालूमात से। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा फॉर बीइंग हियर विद अस। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जान है तो जहान है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। लेते हैं एक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।